आप देख रहे हैं गेज एंड सक्सेस पॉइंट। और आज हम कर रहे हैं +1 अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो आज हमारा इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है और इसके कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म जो है बची हुई है उसको आज हम करते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे ढंग से समझना भी ज़रूरी है। ट्रेड रिसीवेबल आता है। ट्रेड रिसीवेबल क्या कहते हैं? रिसीवेबल ट्रेड यानी कि व्यापारिक प्राप्तताएं यानी कि जो मिलती है। ट्रेड रिसीवेबल में दो वर्ड आते हैं, दो चीज़ों को इंक्लूड करके ये ट्रेड रिसीवेबल वर्ड बना है, एक तो डेटर और एक बिल रिसीवेबल। तो इन डेटर और बिल रिसीवेबल को हम आगे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है डेटर। क्या होता है? डेटर को हम देनदार कहते हैं। देनदार जैसे आप एक बिजनेसमैन हो, आपको जो लोग रुपए देने वाले होंगे वो आपके देनदार यानी कि डेटर कहलाएंगे। देनदार शब्द या डेटर शब्द उन व्यक्तियों या फर्मों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनको हमने उधार माल बेचा था और उन्होंने अभी भी भुगतान नहीं किया है। मान लेते हैं आपने राम को 10,000 रुपये का माल बेचा है। अगर उसने अभी तक आपको 10,000 रुपये भुगतान नहीं किए हैं तो जब तक वो पेमेंट नहीं कर देता है तब तक वो आपका डेटर कहलाएगा। मोहन का एग्जाम्पल दिया, मोहन को 50,000 का उधार माल बेचा है और जब तक मोहन पूर्ण राशि नहीं देता तब तक वह डेटर कहलाएगा। मान लेते हैं 50,000 में से उसने क्या किया, 45 तो पेमेंट कर दिया और 5,000 रुपये बकाया है, तो वो अब कितने का डेटर है? पहले 45,000 का डेटर, पहले 50,000 का डेटर था, अब 45 तो आ चुके हैं, अब 5,000 का डेटर कहलाएगा। यानी कि जब तक वो पूर्ण राशि नहीं दे देता तब तक वो फर्म का डेटर ही कहलाता है। इसके बाद आता है बिल रिसीवेबल। ये उससे थोड़ा एक स्टेप आगे आ जाता है। बिल्स, यहाँ एक बिल वर्ड आ जाता है, इसमें बिल बन जाता है। विपत्र शब्द उन विनिमय पत्रों के लिए प्रयोग किया जाता है जो देनदारों पर लिखे जाते हैं और इसमें लिखित राशि भविष्य की किसी निश्चित तिथि पर प्राप्त होती है, रिसीवेबल होती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने राम को 10,000 रुपये का माल बेचा, ठीक है, 10,000 रुपये का माल बेच दिया। अभी राम ने क्या किया, राम ने कहा जो हमने बिल बनाकर दिया था यानी कि 10,000 रुपये माल का जो बिल दिया था, राम ने उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करके और 3 मंथ डालकर दे दिए, अपने साइन स्टैम्प कर दिए और कहा कि ये पकड़ो, ये बिल आपका, मैं 3 महीने के बाद इसकी पेमेंट आपको कर दूंगा। तो जब इस तरह से किसी देनदार को हम माल बेचते हैं, अगर वो उस बिल को स्वीकृत करके और हमें दे देता है कि मैं इस फिक्स तारीख को पेमेंट कर दूंगा, तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? बिल रिसीवेबल। इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? BR भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? BR। तो अब ये डेटर ने रहकर क्या बन जाता है? एक बिल में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें जितनी राशि लिखी गई है वो भविष्य की किसी निश्चित तिथि पर प्राप्त होनी है। यानी कि जैसे 3 महीने का टाइम दिया तो वो 3 महीने खत्म होगी, वो तारीख एक निश्चित तारीख होगी और उस तारीख को हमें इसकी पेमेंट मिल जाती है। इसलिए ऐसा बिल जिसको जो हमारे खरीदार हैं उन्होंने रिसीव्ड करके एक्सेप्टेंस देकर दे दिया है, डेट डालकर, मंथ या कोई फिक्स तारीख लिख कर दे दिया, तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? BR। उस बिल के रुपए हमें एक फिक्स तारीख को आगे मिल जाएंगे भविष्य में। इसके बाद आता है ट्रेड पेबल्स। क्या होता है? इसमें 2 आइटम आती है, एक तो क्रेडिटर और एक बिल्स पेबल। 2 चीज़ों को इंक्लूड करके हम इसको कहते हैं ट्रेड पेबल्स, व्यापारिक देयताएं। देयताएं से पता चल गया होगा कि देना ही है इसमें। तो सबसे पहला आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होते हैं? लेनदार। लेनदार मतलब आप एक बिजनेसमैन से और जो जो बंदे आपसे लेने के हकदार होंगे वो आपके लेनदार होंगे, क्रेडिटर। लेनदार शब्द या क्रेडिटर वर्ड उन व्यापारियों, उन व्यक्तियों या फर्मों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनसे उधार माल क्रय किया है। किसने? आपने उनसे उधार माल क्रय किया है। जैसे आप ए बिजनेस, आपका ए है और अगर आप परचेज करते हो बी बिजनेस से, तो बी बिजनेस आपका क्या होएगा? क्रेडिटर होएगा। तो बी क्या होगा आपका? क्रेडिटर। बी आपसे रुपए लेने का हकदार है। तो इसलिए
ऐसे बंदे या ऐसी फर्में जिनसे हमने परचेज कर लिया माल उधार में और अभी तक पेमेंट नहीं किया है, अभी तक भुगतान नहीं किया है, तो वो हमारे क्या होंगे, क्रेडिटर कहलाएंगे। इसके बाद आता है बिल्स पेबल। ये देखो इससे एक स्टेप आगे आता है। मान लेते हैं हमने क्या किया, राम से 50,000 रुपये का माल उधार खरीद लिया, किसमें, क्रेडिट। अभी तक ये हमारा क्या है, क्रेडिटर ही है 50,000 रुपये का। अब हम क्या करें, हमने राम से परचेज किया है, हमने क्या किया, जो राम ने बिल हमें दिया था ना इस 50,000 का, उसके ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, साइन वगैरह करके मोहर मार के, और डाल दी डेट 3 मंथ। यानी कि हमने एक्सेप्टेंस करके ये बिल राम को दे दिया कि हम 3 महीने के अंदर इस तारीख को आपके रुपए भुगतान कर देंगे। तो अब वो डेटर किस में कन्वर्ट हो गए, आपके बिल्स पेबल, यानी कि BR बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो गई हैं। तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है, बिल्स पेबल। तो अब देखो आगे, देय विपत्र शब्द उन विनिमय पत्रों के लिए प्रयोग किया जाता है जो लेनदार यानी क्रेडिटर के पक्ष में स्वीकृत किए हों। हमने क्रेडिटर का जो बिल था, जो हमने हमारे पास बिल आया था, उसी पे हमने स्वीकृति दी है। तो ऐसे बिल में लिखित राशि भविष्य में किसी निश्चित तिथि पर देय होती है, हमें भुगतान करनी होगी, इस कारण से इसको बिल्स पेबल कहते हैं। इसके बाद आता है वाउचर। क्या होता है वाउचर, प्रमाणक। प्रमाणक से पता चल जाता होगा कि ये कोई भी लेन देन का प्रमाण होता है, चाहे वो आपने लेन देन पेमेंट किया हो उसका प्रमाण है, चाहे आपने कोई चीज़ खरीदी है या आपने कोई चीज़ रिसीव की है तो उसका प्रमाण है, यानी कि रुपए दिए हैं उसका प्रमाण और रुपए लिए उसका प्रमाण, वाउचर। तो यहाँ हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अब शॉर्ट में ही इसको पढ़ेंगे। वाउचर क्या होता है, प्रमाणक एक ऐसा प्रपत्र है जो भुगतान करने का अधिकार प्रदान करता है, जिसके आधार पर व्यावसायिक लेन देनों को पुस्तकों में लिखा जाता है। इस प्रमाणक के आधार पर ही हम पुस्तकों में लेखा करते हैं। प्रमाणक का जो प्रारूप होता है सभी फर्मों का अलग अलग होता है। आपने देखी होगी कि आप जैसे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में फीस डिपॉजिट करवाते हैं तो वहाँ पे एक फीस की पर्ची काटने की एक बुक लगी होती है, और उस बुक के अंदर क्या होता है, हर एक पर्ची के ऊपर नंबर लगा होता है। तो हम क्या करते हैं, प्रमाणक का प्रारूप सभी फर्मों का अलग अलग होता है, हर एक की अलग अलग होती है, और प्रत्येक प्रमाणक पर एक क्रम संख्या भी लिखी होती है। उसके ऊपर जो एक क्रम संख्या लिखी होती है, जैसे 1 2 3 इस तरह से, और जब एक बुक खत्म हो जाती है तो अगली बुक स्टार्ट करते हैं, तो उस पर ये नहीं है कि उस अगली बुक पे भी पहली संख्या हो, नहीं, जो पहली खत्म हुई है उसकी जो लास्ट संख्या उससे आगे वाली संख्या उस पर स्टार्ट होगी, यानी कि बुक नंबर 1 बुक नंबर 2 ऐसे रखा जाता है। तो अब इसके अंदर जितनी पर्चियां कटी है उन पर्चियों के बेस पर, उन नंबरों के बेस पर हम एज ए प्रमाण मानकर अपनी बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो इस कारण से इनको प्रमाण कहते हैं कि ये इसके बेस पे हम लेखा करते हैं, और इस पर फर्म के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं, और इस पर फर्म का जो भी इंचार्ज होगा या जो भी हेड होगा उसके साइन होते हैं। इसको हम प्रमाणक कहते हैं। अगले चैप्टर में हम इसको अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रमाणक लेते वक्त भी मिलते हैं, देते वक्त भी। 2 तरह के होते हैं, एक जिनको हम डेबिट करते हैं, रिसीव्ड वाले होंगे, एक पेमेंट वाले होंगे। तो दोनों को अच्छी ढंग से हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब आता है हमारा डिस्काउंट। क्या होती है डिस्काउंट, क्या आ गया, डिस्काउंट यह एक ऐसी छूट है जो विक्रेता द्वारा क्रेता को दी जाती है, यानी कि एक ऐसी छूट जो खरीदने वाले को बेचने वाला देता है। अब ये 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप की होगी ये। एक को तो हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट और एक को कहते हैं कैश डिस्काउंट। आज तक आपने डिस्काउंट वर्ड तो सुना है पर ट्रेड और कैश नहीं सुना होगा, इसको हम डिटेल में करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होती है, सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ते हैं। ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक छूट।
जब एक विक्रेता द्वारा अपने ग्राहक को माल के सूची मूल्य लिस्ट प्राइस पर एक निश्चित प्रतिशत छूट दी जाती है तो इसे व्यापारिक छूट कहते हैं। एक लिस्ट प्राइस आता है, उस पर छूट दी जाती है। और देखो ये कंडीशन के साथ होती है कि अगर आपने 1 लाख रुपए का माल खरीदा तो जैसे आपको 1% या 10% छूट दी जाएगी, इस तरह की छूट होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा खरीदते हैं, देखते हैं। लिस्ट प्राइस क्या होता है? जैसे कि आप सामान खरीदने गए, सामान खरीदने जाते हो तो आपके सामान का बिल बनाता है, उस बिल का टोटल बना 1 लाख रुपए, बिल का टोटल। तो ये हमारा क्या है? लिस्ट प्राइस है, क्योंकि यहाँ ऊपर बहुत सारी लिस्टें थी, उनका टोटल बना है हमारा 1 लाख रुपए। ये हमारा लिस्ट प्राइस हो गया। अब जो विक्रेता है उसने हमें लिस्ट प्राइस पर 10% डिस्काउंट देने का वादा किया है। उसने कहा कि अगर आप 1 लाख रुपए का माल खरीद लोगे तो आपको 10% छूट देंगे लिस्ट प्राइस पर। तो हमारा लिस्ट प्राइस कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख का 10% कितना हो गया हमारा? 10,000। अब हम उसे पेमेंट कितने करेंगे? 90,000 रुपये। तो ये जो 10,000 रुपये हैं ये हमारे बिल में से ही कट गए हैं। हमने एक्चुअल में पेमेंट कितने किए? 90,000 रुपये। ये तो बिल में से ही घट गए। बिल में ही जो अमाउंट घटा दी जाती है वो अमाउंट हमारी कहलाती है ट्रेड डिस्काउंट। और जो बिल में से ही घटा दी जाती है उस अमाउंट का कहीं कोई लेखा नहीं किया जाता। इस छूट को पुस्तकों में लिखा भी नहीं जाता और इसको कुल मूल्य में से ही घटा दिया जाता है, जैसे आपको बताया 1 लाख रुपए में से घटाकर। सेकंड आती है हमारी कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होती है? ये छूट ग्राहकों को या तो शीघ्रता से या निश्चित समय पर भुगतान करने के लिए दी जाती है। यानी कि जो हमारे कस्टमर होते हैं उनको एक लालच दिया जाता है कि भाई आप जल्दी भुगतान कर दोगे तो आपको जैसे 1% या 2% इस तरह से आपको हम छूट दे देंगे। और यदि कोई विक्रेता 1 सप्ताह में भुगतान कर देता है, यानी कि अगर कोई मान लो विक्रेता नहीं आएगा, अगर कोई क्रेता 1 सप्ताह में भुगतान इसमें करने पर, यदि कोई विक्रेता 1 सप्ताह में भुगतान करने पर 1% छूट देता है तो उसे नगद छूट कहेंगे विक्रेता। यानी कि आप माल बेचने वाले हो, ठीक है, आपने अपने कस्टमर को ये कहा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर अंदर आप भुगतान कर दोगे तो मैं आपको 1% छूट दूंगी। जैसे आपने कोई एक राम नाम का कैंडिडेट था, उसको 10,000 रुपये का माल बेचा, ठीक है। आपने साथ में ये कह दिया कि राम अगर 3 दिन के अंदर आप मुझे भुगतान कर दोगे, एक निश्चित समय भी होता है, अगर 3 दिन के अंदर आप मुझे भुगतान कर दोगे तो मैं आपको क्या करूँगा? 1% छूट दे दूँगा। तो 1% छूट, इसमें 100 रुपये वो क्या करेगा? अब उसने 10,000 रुपये भुगतान कर दिए तो आपने उसको क्या किए? अब 9,900 रुपये आपने उससे लिए, 10,000 रुपये नहीं लिए। तो इस तरह से ये जो छूट होती है वो जल्दी भुगतान करने के लिए या फिर ये कह सकते हैं टाइम पर भुगतान करने के लिए कस्टमर को एक टाइप का लालच दिया जाता है ताकि वो जल्दी भुगतान कर दे। ये जो छूट होती है इसको पुस्तकों में लिखा जाता है, क्योंकि ये हमारे बिल में से नहीं घटी, ये बाद में दी गई है। जो चीज़ बिल में से घट जाती है उसका लेखा नहीं होता, जो बाद में घटाई जाती है, बाद में दी जाती है, उसका लेखा किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा ये लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब जी, सर्विस मतलब एस, टैक्स मतलब टी। तो इसको शॉर्ट में हम क्या पढ़ते हैं? जीएसटी। मोस्टली सबको ही पता होता है कि जीएसटी, पर उसकी फुल फॉर्म शायद ही पता हो। गुड्स एंड सर्विस कहते हैं वस्तु और सेवा कर। देखो अब इससे पहले ये बहुत सारे टैक्स लगते थे हमारे बिजनेस में, जिनको अप्रत्यक्ष टैक्स कहते थे। कोई उत्पादन किया तो उत्पादन पे अलग टैक्स, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, विक्रय पे सेल टैक्स लगता था। जैसे जैसे मूल्य वृद्धि होती है उत्पादन के दौरान प्रोडक्ट की, तो उस पर अलग टैक्स, वैट सुना होगा, वो लगता था। सेवा देने वालों पे सर्विस टैक्स लगता था। इस तरह बहुत सारे टैक्स लगते थे। तो क्या किया, इन सबको ही मिलाकर एक में ही मर्ज कर दिया गया और उसको नाम क्या दे दिया गया? गुड्स एंड सर्विस। ऊपर देखो सर्विस वाले भी मिला दिए
और जो गुड्स वाले हैं वो भी मिला दिए। इस कारण से दोनों के टैक्स को मिलाने के कारण इसका नाम रखा गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम कहते हैं जीएसटी। अब आता है जीएसटी भुगतान कौन करता है और प्राप्त कौन करता है। जीएसटी का भुगतान खरीदने वाला करेगा। जब हम कोई भी माल खरीदते हैं तो हम जीएसटी भुगतान करते हैं। इसकी अलग अलग कैटेगरी है। कुछ एक वस्तुओं पे 28% लगता है, कुछ एक पे 18%, कुछ एक पे 12%, कुछ एक पे 5% और कुछ एक पे 0, कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो हम जैसा भी जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पर जितने परसेंट होता है तो हम भुगतान करके ही उस वस्तु को खरीदते हैं। अब इनको इकट्ठा कौन करता है, इनकी वसूली विक्रय के टाइम की जाती है। अब जो बेचने वाला है वो वसूल कर लेगा हमारे से, वसूल करके मान लेते हैं उसने एक कलेक्ट कर लिया 1,00,000 रुपए का टैक्स, ठीक है। 1,00,000 का टैक्स कलेक्ट कर दिया तो वो अपनी पॉकेट में नहीं रखेगा, वो कहाँ डिपॉजिट करवा देगा, गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवा देगा। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, जीएसटी पेमेंट कौन करता है, जब क्रय किया जाता है। कलेक्ट कौन करता है, वसूली करने वाला करता है, और वसूली करने वाला ही गवर्नमेंट के अकाउंट में पे करता है। तो आज हमारा ये चैप्टर 2 जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म, ये कंप्लीट हो गया है। और अगर ये आपको अच्छे ढंग से समझ आ गया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।